यस, क्लास 10 हम चैप्टर पढ़ रहे थे इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर 4 था। ठीक है, कौन सा बेटा था? इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। देखो, हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में, और फिर हमने एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ लिया, और कल हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप। किसके बारे में पढ़ा था? ब्लड ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या नाम था उसका? ब्लड ग्रुप का नाम एबीओ ब्लड ग्रुप, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, और ब्लड ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ने वाले हैं एक डिजीज का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस। उस डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। देखो, ये भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड डिजीज है। डिजीज का नाम क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। देखो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, ये डिजीज कैसे होती है? देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर हम बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान हम बात करेंगे कि अगर मदर, इसको समझना, अगर मदर क्या हो? RH नेगेटिव हो। क्या हो? RH नेगेटिव। ठीक है, अगर कोई मदर RH नेगेटिव है, सपोज करो कि एक RH नेगेटिव लेडी है, उसकी शादी अगर RH पॉजिटिव के साथ हो जाती है, तो चांसेस है कि उसका जो फेटस है डेवलप हो रहा है वो कैसा हो जाए? RH पॉजिटिव हो जाए। क्या हो जाए? अगर इससे डेवलप होने वाला फेटस कैसा हो? फेटस वो कैसा हो? मदर हो RH नेगेटिव, फेटस हो अगर RH पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। देखो, कंडीशन देखना क्या होगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस क्या है? इसमें क्या होता है कि जैसे लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो फर्स्ट डिलीवरी में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके बाद अगर सेकेंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है, तो उसका जो बच्चा होता है वो उसका एम्ब्रियो या वो हम बात कर सकते हैं फेटस, वो यूट्रस में ही उसका डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बार बार बच्चे का मर जाना, जन्म से पहले ही बच्चे का माँ के गर्भ में मर जाना, इसका क्या कारण है? इसका एक डिजीज है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस। अब इसमें कंडीशन हमें याद रखनी कि ये होती कैसे है। देखो, अगर मदर क्या है, मदर का ब्लड कैसा है? RH नेगेटिव। क्या है? कैसा है बेटा? ब्लड। कोई लेडीज है, उसका ब्लड क्या है? RH नेगेटिव है। इसका मतलब उसमें RH एंटीजन अब्सेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? RH एंटीजन अब्सेंट। ठीक है, RH एंटीजन नहीं है इसके अंदर। अगर फेटस, देखो उसके अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, फेटस बन रहा है, उसके बच्चे का जो जन्म होने वाला, तो जो वो यूट्रस में होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? फेटस कहते हैं। ठीक है, अगर वो फेटस RH पॉजिटिव है, कैसा है? उसका ब्लड कैसा है बेटा? RH पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है। क्या है? RH एंटीजन क्या है बेटा? प्रेजेंट है। ठीक है, ये कंडीशन बन गई है कि मदर RH नेगेटिव है और उसके अंदर जो बच्चा है, ठीक है, वो फेटस है, वो RH पॉजिटिव है। तो होगा क्या? देखो, अब प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, ये एम्ब्रियो होता है ना, जो किससे जुड़ा होता है? यूट्रस से। जैसे ही हम बात करेंगे, ये यूट्रस है, सपोज करो ये यूट्रस है, ठीक है, ये यहां पर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बेबी है, ये यहां से यूट्रस जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है यहां से। ये सेल्स है, ठीक है, तो ये एम्ब्रियो है। ठीक है, तो ये है हमारा फेटस, ये है प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा, जिसके थ्रू ये मदर से जुड़ता है, तो ये हो गया प्लेसेंटा। देखो, ये हम कह रहे हैं कि कैसा है? RH पॉजिटिव है। कैसा है? RH पॉजिटिव। और ये मदर है, ये कैसी है बेटा? RH नेगेटिव। याद रखना, मदर कैसी है? RH नेगेटिव, और इसका बच्चा जो पल रहा है वो कैसा है? RH पॉजिटिव। तो प्लेसेंटा के थ्रू ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है,
तो ब्लड क्या होता है, इस किससे किस में चला जाता है, बच्चे से फेटस से किस में चला जाएगा, मदर में। ठीक है, तो डिलीवरी टाइम क्या होता है कि ब्लड होता है, तो इसमें कंडीशन बन सकती है कि ब्लड क्या आ जाए, ये तो समझ में आ गया हमें। ठीक है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम क्या होगा, जो फेटस से ब्लड है, फेटस है, इससे ब्लड किस में चला जाएगा, फेटस का जो ब्लड है, फेटस का जो ब्लड है वो चांसेस होते हैं जाने के मदर ब्लड में। किसके साथ मदर मिक्स हो जाएगा, मदर के ब्लड में। देखो मदर का ब्लड है, अब मदर का ब्लड तो कैसा है, RH नेगेटिव, और इसमें फेटस का ब्लड चला गया है कौन सा, RH पॉजिटिव। अब देखो कुछ ब्लड कैसा है मदर में, RH पॉजिटिव वाला आ गया है। कैसा आ गया बेटा, RH पॉजिटिव वाला ब्लड किस में आ गया है, अब मदर में आ गया है। तो फर्स्ट डिलीवरी होगी तो उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चा नहीं मरेगा, बच्चा जिंदा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट में तो कोई समस्या नहीं है, हो गई है। और अब RH पॉजिटिव ब्लड किस में चला गया है, मदर में। अब देखो ड्यूरिंग सेकेंड डिलीवरी, कब, ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी। अब दूसरी बार अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो अब मदर भी कैसी है, मदर भी कैसी है बेटा, RH पॉजिटिव, और उसका और फेटस भी कैसा है, RH पॉजिटिव। दोनों अब क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें मदर में कुछ ब्लड क्या आ गया था, RH पॉजिटिव। अब मदर में देखो, मदर में क्या था, RH नेगेटिव थी, RH पॉजिटिव चला गया है। मदर में क्या था, मदर तो RH नेगेटिव थी, लेकिन उसमें ब्लड कौन सा चला गया है, RH पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये RH एंटीजन गया है, क्या गया है बेटा, RH एंटीजन किस में आ गया है, मदर के अंदर। किसके अंदर आ गया है, RH एंटीजन मदर के अंदर आ गया है। तो ये एंटीजन तो बाहर वाला है, तो इसके अंदर क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी। क्या बन जाएगी बेटा, इसके अगेंस्ट क्या बन जाएगी, मदर के अंदर क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी। अब देखो ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी क्या हो गया, मदर भी RH पॉजिटिव, इसके अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी हुई है। और फेटस क्या है, अगर RH पॉजिटिव, ब्लड मिक्स होगा तो ये एंटीबॉडी किस में चल जाएगी, इसके अंदर। किसके अंदर चल जाएगी, एंटीबॉडी किसके अंदर चल जाएगी, मदर से। मदर से एंटीबॉडी किस में चल जाएगी बेटा, ये मदर है, और मदर से एंटीबॉडी किस में चल जाएगी, एंटीबॉडी चल जाएगी फेटस के अंदर। और फेटस क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इसमें एंटीजन है। ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से रिएक्ट कर लेगी और इसके ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगी। क्या कर देगी, पूरा ब्लड क्या कर देगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है, और अगर ब्लड डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी RBC डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, तो वो उस फेटस की क्या हो जाएगी, वो एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, डेवलप ही नहीं होगा, उससे पहले उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन होती है इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस। एक बार मैं इसको वापस समझा दे रहा हूँ, देख लेना क्या कंडीशन बनती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस के अंदर। ठीक, ये पूछ लिया जाता है कभी इरिथ्रोब्लास्ट, हम कह रहे हैं कि देखो अगर क्या है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया, अगर मदर क्या है, RH नेगेटिव, इसमें कंडीशन याद रखनी है, मदर क्या है बेटा, RH नेगेटिव। समझ में आ गया, RH नेगेटिव है, और उसका जो फेटस है वो कैसा है, फेटस है RH पॉजिटिव। दो अलग अलग कंडीशन बन गई, तो क्या होगा, इसका ब्लड किस में चला जाएगा, मदर में। किस में चला जाएगा, इसका ब्लड मदर में चला जाएगा, तो मदर में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी। क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी। समझ में आ गई बात। देखो मदर फेटस, फेटस है RH पॉजिटिव, मदर है नेगेटिव। अगर फेटस का ब्लड किस में जाएगा, मदर में, तो ये मदर में जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा RH पॉजिटिव, ये एंटीजन चले जाएंगे, तो ये एंटीजन इसके एंटीजन इसमें चले गए, तो इस एंटीजन से के अगेंस्ट क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी। अब जब ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी होगा, क्या होगा, ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हो जाएगा बेटा, सीधी सी बात है, अगर मदर क्या है, अब RH पॉजिटिव है, उसमें RH पॉजिटिव ब्लड है, और फेटस भी क्या है, RH पॉजिटिव है, तो अब यहां पर क्या बन चुकी है, इसमें एंटीबॉडी। क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इसके अंदर चल जाएगी एंटीबॉडी, फेटस के अंदर, प्लेसेंटा के थ्रू किसमें चल जाएगी, फेटस के अंदर, और ये बेचारा RH पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है,
और इस RH एंटीजन के अगेंस्ट क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इससे रिएक्ट कर लेगी और उसके पूरे फेटस को, ब्लड को खराब कर देगी। समझ आ गया ना। इसका मतलब मदर RH नेगेटिव थी, लेकिन इसके अंदर क्या बन चुकी है, इसके अंदर RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है। क्या बन चुकी है बेटा, एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये मदर तो रहेगी तो नेगेटिव ही, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। ये आएगा है समझ में। तो इरिथ्रोब्लास्ट ऑफ फेटलिसिस इस कारण से क्या होता है, बार बार यूट्रस के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इससे बचने के लिए क्या करते थे, देखो जैसे हम कह रहे हैं मदर है, ठीक है, उसमें RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी। क्या बन चुकी है बेटा, एंटीबॉडी। ये बात तो समझ में आ गई, एंटीबॉडी बन गई। अब इस एंटीबॉडी को किल करने के लिए कि भाई यार मदर है, उसके अंदर ये एंटीबॉडी किल हो जाए, तो फिर एंटीबॉडी आएगी नहीं फेटस के अंदर, और फेटस के अंदर एंटीबॉडी नहीं आएगी तो फिर RH पॉजिटिव फेटस के कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस एंटीबॉडी को किल करने के लिए, ठीक है, ये एंटीबॉडी है, इसको किल करने के लिए क्या क्या, क्या दिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर रोहगम एंटीबॉडी दी जाती है। क्या दी जाती है बेटा, रोहगम एंटीबॉडी। ठीक है ना, रोहगम एंटीबॉडी कह दो या फिर कह दो एंटी IgG। क्या बोल देते हैं इसको, एंटी IgG। ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे एंटी RHD। क्या बोलेंगे, एंटी RHD। ये कह दो चाहे ये कह दो चाहे ये कह दो, रोगम एंटीबॉडी। ये रोगम एंटीबॉडी क्या करती है, मदर के अंदर जो RH पॉजिटिव ब्लड गया है, कौन सा ब्लड गया है, RH पॉजिटिव, उस ब्लड को खत्म कर देती है। समझ में आ गया बेटे, इस एंटीजन को ही खत्म कर देगी, तो इस एंटीजन को खत्म कर देगी तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं। ठीक है, तो ये रोगम एंटीबॉडी। तो याद रखना है, इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस से बचने के लिए कौन सी एंटीबॉडी दी जाती है, सीधा सा एक नंबर पे पूछते हैं तो आपको नाम याद रखना है। क्या दी जाती है बेटा, रोगम एंटीबॉडी दी जाती है। ठीक है, अब ये भी नाम आ सकता है एंटी IG या एंटी RHD। ये तीनों नाम आपको याद रखना है कि इससे बचने के लिए मदर को कौन सा एंटीबॉडी दी जाती है, रोगम एंटीबॉडी। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कंडीशन समझ में आ गई हमें। अब आगे हम चलते हैं ब्लड, कि भाई ब्लड का जब हम डोनेशन करेंगे, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। देखो बहुत सारी कंडीशन में ब्लड की आवश्यकता हो जाती है, कि किस किस कंडीशन में ब्लड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बहुत सी कंडीशन हो जाती है कि कभी हमें ब्लड डोनेट करना पड़ता है, कभी हमें खुद को आवश्यकता हो जाती है कि ब्लड हमें लेना भी पड़ता है। ठीक है, तो ब्लड किन कंडीशन में चाहिए होता है, ब्लड लेते समय या ब्लड देते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या क्या सावधानियां हमें करनी चाहिए, वो आज सब पढ़ने वाले हैं। हम देखते हैं पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन था वो किसने किया था, इसका नाम है मेथड इज ब्लड प्रोडक्ट लाइक। अब देखो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो सकता है कि पूरा ब्लड भी ट्रांसफर कर दे, क्या कर दे, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड सेल्स हो सकती है, प्लेटलेट्स है, केवल हम प्लेटलेट्स का ही ट्रांसफर करें। ठीक है, प्लाज्मा है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया ना, ब्लड है या प्लेटलेट्स है या उसका प्लाज्मा, केवल प्लाज्मा को ट्रांसफर किया जाता है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था उसका नाम हमें याद रखना है बेटा, उसका नाम है डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट। डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट ये थे, ठीक है, डॉक्टर जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। और एक किसमें किया था, एक शिप से, किससे, मतलब एक एनिमल से, शिप से ट्रांसफर कर दिया था 15 ईयर ओल्ड बच्चे में। शिप से ब्लड लिया और उसको किसमें ट्रांसफर कर दिया, एक 15 साल के बच्चे में उसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अभी ध्यान रखना, अभी ऐसा नहीं हो सकता है, एनिमल्स का ब्लड हम यूज में नहीं ले सकते, उसके रोक है। ठीक है ना, तो इन्होंने सबसे पहले शिप का ब्लड ट्रांसफर किया था एक 15 ईयर ओल्ड बच्चे में। तो हमें याद रखना है ये लाइन कि सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने वाले डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट। कौन थे, ये नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट। और उन्होंने किससे ट्रांसफर किया था,
सिर्फ से ब्लड ट्रांसफर किया था 15 ईयर ओल्ड बच्चे हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, भैया ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या जरूरत होगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कब कब जरूरत होगी हमें ब्लड की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, कब कब जरूरत पड़ेगी आपको ब्लड की। जनरल देखो ये बिल्कुल सरल चीजें हैं, हमें इसको आप याद भी नहीं करोगे तो आराम से आपको वैसे भी याद हो जाएगी ये। देखो एट ए टाइम ऑफ इंजरी, एट द टाइम ऑफ इंजरी, ठीक है ना। एट ए टाइम ऑफ इंजरी, अगर कहीं चोट लग जाए और आपको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उस समय आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। या आपको कोई बहुत बड़ी ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्लड की कमी हो गई है, आप खाना वाना नहीं खाते हो, प्रोटीन्स वगैरह न्यूट्रिएंट्स बराबर नहीं ले रहे हो, ठीक है, और आपका ब्लड बिल्कुल डेफिशिएंस हो गया, ब्लड की कमी हो गई है, तो भी आपको ब्लड दिया जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी, अगर आपके कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो सर्जरी के दौरान भी किसकी जरूरत, क्योंकि सर्जरी में ब्लड लॉस होगा तो उसमें भी आपको ब्लड की आवश्यकता होगी, तो ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान भी चलेगी, अच्छा ये होगा, ठीक है। अब देखो अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जब डेंगू हो जाता है, मलेरिया होता है, डेंगू हो जाता है ना, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है मलेरिया में, तो उसमें प्लेटलेट्स भी चढ़ाया जाता है, ठीक है, ठीक है। डिजीज में किसमें कोई डिजीज हो जाए, आपको हीमोफीलिया हो जाए, ब्लड की कमी होती है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया डिजीज में, ठीक है। सिकिल सेल एनीमिया, ये कुछ डिजीज है, सिकिल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड की जरूरत पड़ती है, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और जैसे अगर कोई ज़्यादा चोट लग गई है और ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तब हमें ब्लड की जरूरत पड़ जाएगी। या हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है, बहुत वीकनेस है, ब्लड कम है, तो ब्लड की आवश्यकता हो जाएगी। ड्यूरिंग सर्जरी, अगर सर्जरी हो रही है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, तब भी ब्लड की जरूरत होगी। और कोई डिजीज हो जाती है, उसको जेनेटिकली डिजीज होती है ये, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया है या सिकल सेल एनीमिया रोग है, इसमें क्या होता है कि ब्लड बराबर से बनता नहीं है, आरबीसी बराबर से बनती नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी उनको बार बार ब्लड की जरूरत होती है। तो ये देखो बताओ, याद करने की जरूरत है कि ये हमें जनरली ऐसे ही पता होता है कि यार ब्लड कब कब चाहिए होगा, तो हम ये याद कर लेंगे आराम से, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि भाई ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाएगा। प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखो क्या प्रोसेस है बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अब आपको किसी से ब्लड लेना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, वो देखना है। बिफोर द प्रोसेस ऑफ ब्लड कलेक्शन, डोनर इज एग्जामिन्ड मेडिकली, भाई आपको जो ब्लड डोनेट करने वाला है उसकी क्या करनी है, अच्छे से जांच करनी है। क्या करना है, डोनर इज एग्जामिन्ड मेडिकली, पहले उस मेडिकली उसकी जांच की जाएगी, भैया उस जो ब्लड में डोनेट करने आया है कहीं उसको तो खुद को तो कोई बीमारी नहीं है। अगर वो खुद की बीमारी हो गई तो वो बीमारी भी हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले जो डोनेट है उसका हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अब जो आफ्टर मेडिकल, इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, भाई आदमी है हम, अच्छा आपने डोनर आया आपके पास, आपने उसका एग्जामिनेशन करवा दिया मेडिकली कि ये फिट है, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, डोनर से ब्लड कलेक्ट करेंगे। किससे, डोनर से हमने क्या किया, ब्लड को कलेक्ट कर लिया, चलो ये सही है, अब इससे ब्लड ले लो, ब्लड कलेक्ट कर लिया आपने। अब ये ब्लड कलेक्ट किसमें करते हैं, याद रखना एक पाउच होता है, क्या होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा ना पाउच, उसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट। क्या प्रेजेंट होता है, एंटीकोएगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो उस ब्लड को क्या होता है, आपस में जमने नहीं देता, क्या नहीं देता, जमने नहीं देता, तो उस पाउच के अंदर इसको कलेक्ट किया जाता है। और उस पाउच को क्या कहते हैं बेटा, कैनुला। क्या कहते हैं,
कैनुला। उस पाउच को क्या बोलते हैं हम? कैनुला। अलग अलग कैपेसिटी के कैनुलाज आते हैं, पाउच आते हैं। देखो जो ब्लड है, अब हमने आपके पास डोनर आया, उसका चेकअप कर लिया कि रेडी है, ब्लड दे सकता है, आप उससे ब्लड लोगे, उस एक पाउच में डालेंगे, उस पाउच में एंटीकोएगुलेंट मिला होता है, वो ब्लड को आपस में जमने नहीं देता है, उस पाउच को क्या बोलते हैं? कैनुला। क्या बोलते हैं बेटा? कैनुला। अच्छा, आपने ब्लड इकट्ठा कर लिया, आप क्या करेंगे उसको कि यार वो ब्लड खराब नहीं हो तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। किस में रख देंगे? रेफ्रिजरेटर में, ताकि उसमें देखो बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, वो ब्लड खराब नहीं हो, ठीक है ना। और मेटाबॉलिकली वो क्या हो जाए? एक्टिवेट, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए। कैसी हो जाए? स्लो डाउन। अब आपने जो स्टोर किया है ब्लड का हमने जो, अब देखो सबसे पहले हमने डोनर को ले लिया, डोनर का मेडिकल चेकअप कर लिया, फिर डोनर से हमने क्या करा? ब्लड लिया और उसको पाउच में डाल दिया, फिर उस पाउच को किसमें डाल दिया? रेफ्रिजरेटर में। अब उसका चेक करेंगे, ब्लड क्या करेंगे? चेक। क्या करेंगे? मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है? क्या है बेटा? ब्लड ग्रुप कौन सा है? ठीक है, उसका आरएस फैक्टर कौन सा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? और भी अगर उसको एचआईवी तो नहीं है, कहीं एड्स की बीमारी तो नहीं है, और कौन सी बीमारी देखते हैं? हिपेटाइटिस। कौन सी? हिपेटाइटिस बी एंड हिपेटाइटिस सी। ये देखेंगे कि उसको कहीं ये बीमारी तो नहीं है, ये सब चेक किया जाएगा। अब उस ब्लड को आपने जो कलेक्ट कर लिया, अब उसकी सारी ये जांचें करेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, आरएस फैक्टर कौन सा, पॉजिटिव है या नेगेटिव, नहीं उसके एचआईवी की जांच की जाएगी, एचआईवी तो नहीं है उसमें, हिपेटाइटिस तो नहीं है, बी और सी, ठीक है। अगर ये सब नहीं है तो फिर उस ब्लड को यूज में ले लिया जाएगा। किसी की जरूरत होगी तो, अगर किसी को जरूरत है तो सीधा क्या होता है कि हॉस्पिटल में ब्लड बैंक्स होते हैं, वहां पर ये फिर ब्लड कलेक्ट कर लिए जाते हैं, सारी जांच वगैरह, फिर उस पर लिख दिया जाता है। सपोज करो ये ब्लड है, हमने इकट्ठा कर लिया है, अब हमें भी चल गया कि ये बी पॉजिटिव है और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब कोई व्यक्ति आया, ठीक है, तो उसको ब्लड चाहिए, तो ये कहाँ आएगा बेटा? ब्लड बैंक में। कहाँ आएगा? ब्लड बैंक में। और बैंक वालों को कहेगा कि मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है, किसी को चाहिए हमारे घर में, तो ब्लड वाले फिर बी पॉजिटिव वाले उसको पाउच दे देंगे, फिर डॉक्टर को जाके दे देगा और डॉक्टर इसको यूज कर लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखना है। देखो, अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी टू टाइप्स। ब्लड ट्रांस ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी टू टाइप्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने टाइप के हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी टू टाइप्स। कितने टाइप्स के बेटा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने टाइप्स का है? 2 टाइप का। कौन कौन से? एक तो होता है एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, और दूसरा कौन सा है? ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। कौन सा है? ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। देखो बेटा, एलोजेनिक में क्या होगा? ब्लड कलेक्ट from other such a transfusion in which blood collect from other person is used। किसी और से ब्लड कलेक्ट करेंगे और किसी और को यूज में लिया जाएगा। सपोज करो ए पर्सन है, इससे ब्लड लिया आपने, और यूज कौन करेगा? बी पर्सन। यूज कौन करेगा? बी पर्सन। मतलब किसी और से ब्लड लेना और किसी और को यूज में लेना, वो क्या कहलाता है? एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन में। ऑटोजेनिक में क्या होगा? इसी से ब्लड लेंगे और इसी को यूज में लिया, which blood collect from the person itself use, ठीक है ना। इसी से ब्लड लिया आपने, ठीक है, और इसी को यूज में इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो इसी का यूज में वापस ब्लड ले लेना क्या करता है? ऑटोजेनिक। क्या कहते हैं बेटा? ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। मतलब ए से ब्लड लिया और ए को ही यूज हुआ, ठीक है, तो ये कहलाता है ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। अब हम देखेंगे कि कुछ प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सरल है प्रिकॉशंस।
थ्योरेटिकल है, आराम से याद हो जाएंगे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। देखो पहले तो उसका एबीओ ब्लड ग्रुप चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चेकिंग ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप चेक करो उसका कि एबीओ कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है या ए बी है या ओ है, कौन सा ब्लड ग्रुप उसको चेक करो। ठीक है, अगर कोई डिजीज है तो वो चेक कर लो। ठीक है, डिजीज का पता लगा लो। ठीक है, उसका आरएच फैक्टर चेक करो। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें उसमें देखनी पड़ेगी कि यार कि हमें क्या क्या चेक करना है। ब्लड ग्रुप चेक करना है, डिजीज चेक करनी है, आरएच उसका फैक्टर चेक करना है, और भी कोई डिजीज है जैसे मैंने आपको बताई थी HIV वगैरह, इन सब की जांच वगैरह करनी है। इस तरह हम प्रिकॉशंस देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला है बिल्कुल सरल था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। थैंक यू।